हेलो दोस्तों, आर्टिस्टी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में लाए हैं नए बुक से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अच्छे से समझा सकें। इस बुक में आपको मिलेगा भारतीय वास्तुकला, भारतीय चित्रकला और भारतीय क्या है मूर्तिकला, तीनों मिलेगा अच्छे से समझने के लिए आपको। तो आज का चैप्टर पहला है, ठीक है। पहला निर्देश दिया हुआ था, दूसरा इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो दिया है भारतीय वास्तुकला। क्या दिया है? भारतीय वास्तुकला। इसके बारे में हम आज अब अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक। तो देखिए, शुरुआत से हम इसको शुरू कर दें कि वास्तुकला होती क्या है। वास्तुकला हमारे मतलब टीचिंग में किस तरह से पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसका माध्यम क्या है, किस तरह से बनाया गया है। तो इस चीज़ों को हम अच्छे से गौर करके क्लियर करेंगे, ठीक। तो देर न करते हुए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। कह रहा कला क्या है, पहले चीज़ों को समझिए बारीकी से। खूबसूरती और सौंदर्य आरंभ से मानव को आकर्षित करते हैं। ये तो बात सही है, ठीक। कि जो चीज़ हमें नहीं कहते हैं, जैसे हम भवन बनवाते हैं, कोई चीज़ें बनवाते हैं, ठीक। तो हमें चीज़ें देखने पे जब अच्छी लगती है तो हमें एक आनंद से महसूस होती है। कैसे होता है कि ये मेरा मोबाइल अच्छा है, ये मेरा घर अच्छा है, तो क्या है, ये मेरा जो कपड़ा अच्छा है, तो इससे क्या होता है, हमें खूबसूरती और सौंदर्य, जिसके कारण हमें अंदर से आनंद की क्या अनुभूत होती है। यही यही कला होती है। प्रत्येक मानव हमेशा सुंदर वस्तुओं को मन में क्या बसाता है और इसकी अभिव्यक्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार की रचनाओं जैसे नृत्य, संगीत, सुंदर भाव चित्र आदि का निर्माण करता है, ठीक। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। क्या कहते हैं? कला या आर्ट कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, कला कहते हैं, ठीक। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है। किससे हुई है? कल धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है सुख देने वाला। कला शब्द के अंग्रेजी अनुवाद आर्ट, ठीक। आर्ट इसका अंग्रेजी में क्या होता है? ART बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ART बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, का आशय कौशल या निपुणता से है। किससे है? कौशल या निपुणता से है। इस प्रकार कला अपने मनोगत भाव को सौंदर्य के साथ दृश्य रूप, नृत्य, गायन, संगीत, चित्र आदि के माध्यम से क्या व्यक्त करने की एक विधा है, ठीक। इसके माध्यम से हम लोग उसको व्यक्त करते हैं, ठीक। किसके माध्यम से? नृत्य, गायन, संगीत और चित्र के माध्यम से। आगे तरफ देखते हैं, कह रहा है अगला कि आचार्य क्षेमेंद्र राय राज है जो, उनके अनुसार देखिए, अपने को किसी न किसी वस्तु के माध्यम से व्यक्त करना ही कला है और यह अभिव्यक्ति चित्र, नृत्य, मूर्ति, वाद्य आदि के माध्यम से होती है, ठीक। तो आगे की तरफ हम देखते हैं, अब दिया है कला का वर्गीकरण, बंटवारा किस तरह से होता है। क्या प्रवृत्तियों के आधार पर तो कला के अनेक रूप हैं, किंतु अध्ययन के लिहाज से इसका सामान्य वर्गीकरण निम्नलिखित है। क्या है? सामान्य वर्गीकरण निम्नलिखित है। अब इसका हम वर्गीकरण अच्छे से देखते हैं, चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। देखिए, जो ग्राफ बना हुआ है कला का वर्गीकरण, ध्यान से देखिएगा। कला का वर्गीकरण में पहला आता है दृश्य कला, दूसरा आता है क्या? प्रदर्शनी कला, ठीक। तो दृश्य कला में क्या होता है कि वो कला का वह माध्यम जिसमें कलाकार जो कलाकृतियाँ बनाता है उसका दृश्य मतलब देखता है, देखने पर उसको प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे वास्तुकला, जब घर बनाते तो हमें आँखें से दिखती है, मूर्ति बनाते हमें आँखें से दिखती है, चित्रकला बनाते हमें आँखें से दिखती है। जिसको महसूस क्या करें, सॉरी महसूस नहीं, देख सकें उसको और समझ सके, वो क्या होती है? आपकी दृश्य कला, जो देखा जाए, जिसको हम आँखों से देख सके उसे हम क्या बोलते हैं? दृश्य कला बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यह प्रदर्शनी कला। प्रदर्शनी कला वह कला का माध्यम है जिसमें कलाकार अपनी कला कौशल के माध्यम से भावनाओं, देखिए भावनाओं को गायन, वादन, नृत्य माध्यम
या साहित्य के माध्यम इसको जोड़े साहित्य के माध्यम से जो हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रदर्शनी कला के माध्यम से करते हैं। जैसे मान लीजिए काव्य कला, ये साहित्य के अंतर्गत आ गया। संगीत कला हम गाकर अनुभूत करते हैं। नृत्य कला डांस के माध्यम से हम महसूस करते हैं। और कला नाट्य कला, ठीक है, क्या है, जैसे नाट्य कला, जैसे हम किसी के भाव को उत्पन्न करने के जब नाटक करते हैं, जैसे मान लीजिए हम रामायण का नाटक देख रहे हैं, तो जो रामायण का नाटक करने का जो पात्र होता है वो हमें फीलिंग क्या दिलाता है, किसकी फीलिंग दिलाता है, वो राम का हमें फीलिंग दिलाता है। किसकी, राम का फीलिंग दिलाता है। वही चीज़ें होती है। आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। तो ये चीज़ों से अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, कैसे कैसे क्या है। बार बार अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। वास्तुकला या स्थापत्य कला की बात कर रहा है, ठीक। वास्तु शब्द का क्या, संस्कृत के शब्द में वसु, वसु धातु से बना है, जिसका अर्थ है किसी स्थान पर निवास करना। क्या होना, किसी स्थान विशेष पर निवास करना वास्तुकला कहलाता है। वास्तु स्थापत्य कला दोनों, ठीक। उसके नीचे दिया है, उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या दिया है पहले, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए वास्तुकला का जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, वर्गीकरण देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे वर्गीकरण इसका हुआ है। इसके जो है 3 पार्टों में बांटकर, क्या भागों में बांटकर हम इसको देखते हैं। कौन कौन से पार्ट है, 3 पार्टों में। पहला आपका है क्या, प्राचीन भारत। दूसरा आपका है मध्यकालीन भारत। तीसरा आपका है आधुनिक भारत। तो हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं हड़प्पा और क्या है, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारतीय कला। ये हमारा क्या आ जाता है, ये प्राचीन काल का आ जाएगा। मध्यकाल के अंतर्गत आएगा दिल्ली सल्तनत, क्या मुगल काल या प्रांतीय शैली इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है आधुनिक काल, तीसरा वाला इंडो गोथिक और क्या है, नव रोमन शैली। तो क्या होता है, हम जो है भारतीय वास्तुकला को इस वर्गीकरण के अनुसार समझ सकते हैं कि कैसे कैसे इसकी बंटवारा हुई है, ठीक। और इसी को हम क्रम से पढ़ेंगे भी, इसको हम क्रम से क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी। ऐसा नहीं कि इसको बना दिए तो हो गया, इसको इसी स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे की तरफ ध्यान से अध्ययन करते हुए चलेंगे बाय फिगर के साथ, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या कह रहा है। जो ऊपर था ना, प्रयोग समान अर्थों में किया जाता था। वास्तुकला या स्थापत्य कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता। कह रहा है कि इतिहास, कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव की सभ्यता, जब से मानव रह रहा है उसी समय से कला को भी माना जाता है। इस कला के अंतर्गत भवन, मंदिर, स्तूप, गुफा, मस्जिद, मकबरा, चर्च आदि का अध्ययन किया जाता है। बात समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, बारीकी से समझिएगा, ठीक। अब दे रहा है नेक्स्ट कि सैंधव काल एवं स्थापत्य कला। सिंधु काल से शुरू होती है हमारी प्राचीन कला, ठीक है। देखते हैं आगे की तरफ। हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता के समान ही विश्व के लिए क्या है, विश्व के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है। प्राचीनतम सभ्यता में से एक है, ठीक। यह प्राचीनतम सभ्यता में से एक, ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम सभ्यता में एक है। और इसकी पहली नगरी क्या है, कांस्य। कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। पहली नगरी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन, भारत की जो है सिंधु घाटी सभ्यता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के क्या मध्य में मुख्यतः सिंधु और घग्गर, हाकरा नदी के घाटी के मध्य या उसके आसपास के क्षेत्र में किस आकार में, त्रिभुजा आकार में फैली हुई है। और इस सभ्यता, ठीक है, आगे देखिए, यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगरीय योजना, साफ सफाई, जल निकास व्यवस्था, मूर्ति कला, मृद भांड आदि के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध। सूची जो ये जो कला है प्राचीन कला है, लेकिन आधुनिक कला से क्या है, को रिलेटेड करती है। इतना अच्छा उसमें बनाया गया था, ठीक। आगे तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखिए ध्यान से चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, किस तरह से इसको समझना। पूरा पहले पूरा डायग्राम ला देते हैं, पूरा विस्तार रूप से हम पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे हुआ। अब देखिए,
अगर हम पूरा उत्तर की बात करें, सबसे पहले उत्तर की बात, तो मांडा क्या आता है, मांडा। मांडा जो है क्या है, खनूर जिला, अखनूर जिला, जम्मू एवं कश्मीर। थोड़ा गले में दिक्कत हो रहा है, जो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा माफ़ करिएगा। उसके बाद उत्खनन, जेपी क्या है, जेपी जोशी तथा, एक सेकेंड, जेपी जोशी तथा का मधुबाला द्वारा चिनाब नदी के दक्षिण किनारे पर इसकी खोज हुई थी, उत्खनन हुई थी। ठीक है, ये मांडा कहाँ पड़ता है, उत्तर जम्मू एंड कश्मीर में उत्तर के साइड में पड़ता है। दूसरा हम देखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ जिला में आलमगीर तक। तो इस तरह से इहर गई और इहर गई। ठीक, अब आता है हमारा क्या, दायमाबाद। दायमाबाद जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के क्या, अहमदनगर जिले में। ये जो है प्रवरा नदी, कौन सी नदी है, प्रवरा नदी के बाएं तट पर है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। समझ गए हैं। उसके बाद तीसरा है चौथा है पश्चिम वाला, सुतकांडेडोर है। ये बलूचिस्तान प्रांत क्या पाकिस्तान में है, जिसकी खोज R.L. स्टाइन ने की थी, और एक दास्क नदी के तट पर। कहाँ है, दास्क नदी के तट पर है। ठीक, तो ये आपका दिशा है क्या, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ है पूरब की साइड में, उत्तर की साइड में, दक्षिण की साइड में और पश्चिम की साइड में। ठीक, तो इस चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब इसकी देखते हैं नगर नियोजन। सैंधव कला के अंतर्गत हम सैंधव स्थलों से प्राप्त मुहरों, मृतखंडों, आभूषणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा वास्तुकला के अंतर्गत वहाँ के नगरीय नियोजन को समझने का प्रयास करेंगे। किसकी, नगरीय नियोजन को समझने का प्रयास करेंगे। अभी नगरीय नियोजन किस तरह से सिंधु सभ्यता में था, इसको हम देखेंगे। भारतीय वास्तुकला के प्राथमिक साक्ष्य हमें सैंधव सभ्यता के नगर और भवनों से प्राप्त होते हैं। भारतीय इतिहास में नगर का क्या है, नगरों का प्राउदय उदय हुआ था। ठीक, किस किस तरह से देखते हैं आगे। आगे तरफ देखते हैं। सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में ही हुआ, इसीलिए भारतीय इतिहास में इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। भारतीय इतिहास में सबसे पहली नगर क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को ही कही जाती है। नगर ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधे तथा व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर करती है। सोचिए उस समय में व्यापार वाणिज्य का कितना ज़्यादा, उद्योग धंधों का जोर शोर चल रहा था। ठीक, अब आगे देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष हमें हड़प्पाई नगर नियोजन की उल्लेखनीय समझ प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, हड़प्पा और क्या, मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा नगर के क्या है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई से इसके दो क्षेत्र में बटे होने का पता चलता है। कितने, दो क्षेत्र में बटे होने का पता चलता है, जो इस प्रकार है। आगे देखते हैं। पहली पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद एक है रक्षा प्राचीन दुर्ग, ये घिरा था। वही दूसरा पूर्वी टीला, जिसे निचला नगर कहा जाता था, जो दुर्गीकृत नहीं था। क्या, दुर्गीकृत नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं। इसके कुछ अपवाद भी, जैसे लोथल, क्या, सुरकोटदाहा में क्या, गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र और निचला नगर क्या है, एक ही रक्षा प्राचीर के दीवार से घिरे थे। वहीं धौलावीरा का नगर क्षेत्र 3 भागों में बटा था। चंदोड़ो में कोई टीला दुर्ग नहीं था तथा कालीबंगा में 2 टीले दुर्ग अलग अलग रक्षा प्राचीन दीवारें बनाई थी। तो उसमें किस तरह से दीवारें बनाई गई थी, और पर दुर्ग में क्या होता था, दुर्ग में जो महाराजा वगैरह रहते थे और जो जन सामान्य लोग रहते थे, वो इस टीले में रहते, जो निम्न टीला रहता था, जहाँ पर जनरल लोग रहते थे। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। अब विभाजन देखिए हुआ है यहाँ पे, नगरों का विभाजन जो हड़प्पा का किस तरह से हुआ था, इसके बारे में हम देखते हैं। क्या, अनंतर के बिंद पश्चिमी टीला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र होता है। पूर्वी टीला निचला, ध्यान दीजिएगा, जिसमें जो है जन लोग रहते हैं वो निचला टीला या पूर्वी टीला नाम से जाना जाता है। और जिसमें दुर्ग लोग क्या, बड़े बड़े लोग रहते थे, राजा महाराजा, उसमें पश्चिमी टीला या दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कहते थे। तो यहाँ निवास क्या होता था,
कुलीन वर्ग या प्रशासन से जुड़े लोग रहते थे क्या है पश्चिमी टीला में, और यहाँ पे जन सामान्य लोग रहते थे। दुर्गीकरण की बात करें तो ये पूर्णतः दुर्गीकृत था और ये दुर्गीकृत नहीं था। ठीक, अगर प्रमुख होने की बात करें तो आगे देखते हैं। प्रमुख होने की बात करें अगर तो क्या है, पुरोहित का आवास मोहनजोदड़ो से मिला है, विशाल अन्नागाड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है, विशाल अन्नागाड़ा मोहनजोदड़ो से है, सभा भवन मोहनजोदड़ो से। तो ये क्या है, ये जो पूर्वी क्या है, हाँ पूर्वी जो हिस्से का है और ये जो पश्चिमी हिस्से का जो है, देखिए यहाँ शुरू देखिए, ये जो पश्चिमी हिस्से की बात कर रहा है, किसकी, पश्चिम, जो पश्चिम साइड की बात कर रहा है महा, समझ लीजिए पश्चिम जो है महान लोग रहते थे। पश्चिम की तरफ कौन रहता था, महान लोग रहते थे, और पूर्व की ओर जन सामान्य। पूर्व की ओर, पूर्व को निचला मानिए, पूर्व को नीचा मानिए और पश्चिम को ऊंचा मानिए, पूर्व को नीचा मानिए और पश्चिम को क्या मानिए ऊंचा मानिए। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन नोट करिएगा, जो निचले वर्ग में हमें मिला था तांबे गलाने की भट्ठी, क्या मिला थी, तांबे गलाने की भट्ठी, और एक कब्रिस्तान मिला था R क्या 37। R37 मतलब ये था कि वहाँ पे एक ही रूम में, रूम मतलब R बराबर रूम, एक ही रूम में 37 लोगों को क्या किया गया था, दफनाया गया था। उसको क्या R37 के नाम से जाने जाते, जो हड़प्पा में था। 7 अग्निकुंड कालीबंगा में, 7 अग्निकुंड की बात करें तो कहाँ पर मिलेगा ये जो हमारा 7 अग्निकुंड है कालीबंगा में मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ों को R37 नोट कर लीजिएगा। आगे तरफ बढ़ते हम लोग। सैंधव नगर आकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, किस पैटर्न पर, ग्रिड पैटर्न जानते हैं, जाल नुमा, इस तरह से सीधा कोड़ी थी, ऐसा नहीं कि इस तरह से ऐसे ऐसे बना दिया जैसे रास्ता, ऐसी नहीं थी, एकदम सीधी इस तरह से कोड़ी स्थिति में थी। ठीक, यानी आयताकार खंड में विभाजित नगर थे ये, जहाँ सड़कें पर एक दूसरे के क्या समकोण काटती थी, सड़कें क्या करती एक दूसरे को समकोण काटती थी, समकोण काटती थी। ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया जाता है, क्या है, ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क लगभग क्या है 9.15 मीटर है चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा। मुख्य सड़क के अलावा नगरों में गलियों में भी क्या भी थी, जो सड़क की अपेक्षा छोटी होती थी। सड़कें मिट्टी की बनी थी, कच्ची ईंटों से निर्मित, किंतु साफ सफाई की उन्नत व्यवस्था भी थी। सड़कों के किनारे कूड़ा करकट एकत्र करने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ा पात्र रखे भी जाते थे। और मोहनजोदड़ो से एक सड़क के किनारे 2 चबूतरे भी मिले, जो संभवतः क्या दुकानदार बैठकर क्या वस्तुओं की बिक्री करता है, ऐसा प्रतीक उस समय लग रहा था। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था उस समय थी, जो आज के समय में अभी कुछ साल पहले नहीं थी, जो 2500 ईसा पूर्व में ही ऐसी व्यवस्था क्या है थी, कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, तब आगे नेक्स्ट पेज पढ़ते हम लोग, अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, बहुत मेन पॉइंट इसमें रखा गया है, जो हमें चीज़ों को क्या समझते ही चलना है। सैंधव स्थल से सीवरेज और जल निकास, पानी की सप्लाई आने जाने का और पीने का सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। प्रणाली किसी भी समकालीन नगरीय सभ्यता से पाई गई जल निकास प्रणाली की तुलना में अद्वितीय, सही है। इस समय जैसे है हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था लोग नारे वारे बना रहे हैं, उस समय वैसी व्यवस्था विद्यमान थी। प्रायः प्रत्येक सड़क एवं गली के दोनों तरफ पक्के ईंटे से निर्मित नालियाँ बनाई गई थी। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ के साक्ष्य मिले, ठीक, प्राप्त हुए। अचनोदड़ो से मिट्टी की पक्की नालियाँ मिली और लोथल से सीढ़ीदार, ठीक, लोथल से सीढ़ीदार नाली के साक्ष्य मिले। इन नालियों से होकर नगर का गंदा पानी नगर से बाहर क्या निकल जाया करता था, और नालियों के बीच में गड्ढे मैनहोल बना दिए जाते थे, जिनमें नाली का कूड़ा करकट एकत्र होता था और नालियों को ईंट या पत्थर की सहायता से ढक दिया जाता था। 18वीं शताब्दी के पूर्व तक लंदन तथा पेरिस जैसे नगरों में भी साफ सफाई की उन्नति व्यवस्था क्या थी, इस तरह से नहीं थी, जो क्या है उस समय वहाँ पे थी सिंधु सभ्यता में। ठीक, आगे तरफ देखते हैं, कितना बड़ा तुलना हो रहा है, देखिए ध्यान से चीज़ों को समझिए। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकल गया कि इस सभ्यता के लोगों के 3 प्रकार के भवनों का निर्माण किया, गृह, निवास गृह,
स्तंभों वाले बड़े हाल, सार्वजनिक स्नानागार, भवनों से मिली सीढ़ियों से ऐसा प्रतीक होता था कि भवन 2 मंजिला हुआ करता था। भवनों का निर्माण पक्की और कच्ची ईंटों दोनों से होता था, ठीक। और कालीबंगा और बागलकोट, ठीक, बागलकोट में कच्ची ईंटों से प्राप्त, किसकी, कच्ची ईंटों से प्राप्त हमें दीवारों के साथ प्राप्त हुए हैं। और घरों के दीवारों क्या इंग्लिश ब्रांड पद्धति से बनाई गई थी। एक पद्धति क्या है, अंग्रेजी पद्धति थी। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय गलियों में खुलते थे, जबकि लोथल में मुख्य द्वार का सड़क पर खुलते थे। कितना लोग थे कि जो ऐसे रास्ता था मेन, तो इसके अंदर गली रहता था, इस पे लोग रास्ता मतलब अपना द्वार खोलते, बल्कि इस पे नहीं खोलते थे, मेन वाले पे, यही कह रहा है उसमें, ठीक है। तो आगे तरफ देखते हैं। एकदम अच्छे अच्छे पॉइंटों को इसमें लिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक घर में कमरे, आंगन, स्नानागार, शौचालय, कुएं होते थे। घरों की छतों को लकड़ी, घास फूस की सहायता से बनाया जाता था। घरों से निकलने वाले गंदे पानी को क्या छोटी नालियों में तथा छोटी नालियों को बड़ी नालियों से जोड़ दिया जाता था, जिनसे होकर गंदा जल बाहर की तरफ निकलता था, ठीक, निकलता था। और मल जल विकास व्यवस्था के साथ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था उस समय खूब अच्छे से प्रबंध किया गया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता में की गई थी, जिसके साथ हमें धौलावीरा से प्राप्त होती है, किस तरह से व्यवस्था किया गया था वहाँ पे, जो अपने जल प्रबंध के लिए विख्यात है। किसके लिए, जल प्रबंध के लिए विख्यात है। जहाँ वर्षा के जल को शुद्ध करके उसकी आपूर्ति की जाती थी, वर्षा के जल को शुद्ध करके उसकी आपूर्ति की जाती थी, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में विविध प्रकार के भवनों के साक्ष्य मिले हैं, किंतु मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक सभ्यता की तरह मंदिर के प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं, ठीक। आगे तरफ देखिए। सैंधव सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटें, अब ईंटें की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ईंटें कैसी थी। सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया पाया गया था, ठीक है। तो आगे तरफ देखते हैं, एक सेकंड। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, तो आगे आगे तरफ देखते हैं वीडियो, ठीक। सैंधव सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटें, अब सैंधव सभ्यता में जो प्रयोग की जाने वाली ईंटें के बारे में पूछ रहा है, तो हम बताएं आपको कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, और भी कौन सी ईंटें, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। आगे तरफ देखते हैं। इस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में पक्की ईंटों का निर्माण किया, जो सुडौल, हल्के रंग तथा क्या अधिक निश्चित अनुपात में की गई थी। सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटें और कच्ची दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग हुआ था, और सभी सिंधु नगरों से प्राप्त ईंटों का अनुपात इस प्रकार कुछ था कि ईंटों का अनुपात था, किस किस तरह से बनाया जाता था उसका अनुपात भी था। उसका अनुपात ये था कि 4 संबंधी 2, क्या था, 4 संबंधी 2 संबंधी 1, ठीक। अगर इस तरह से 4 रहता था, इस तरह से क्या 2 रहता था, ठीक। उसकी मोटाई रहती थी 1। चंदड़ों से प्राप्त ईंटों पर बिल्ली और कुत्ते के पंजे के क्या निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ईंटों को धूप में सुखाया जाता था, और जहां कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। कालीबंगा ऐसा जगह जहाँ अलंकृत ईंटों को इस तरह से डिजाइन करके ईंटों को इस तरह से ईंटा है, अब इसमें अलंकृत किया जाता था। वहीं चंद्रों से वक्रकार ईंटा इस तरह से पाया जाता था, इस तरह से वक्रकार ईंटा पाया जाता था। क्या साक्ष्य मिलते हैं ईंटों को जिप्सन के गारे का उपयोग करके जोड़ा जाता। जिप्सन का एक धातु मतलब उत्ती रहता था लिक्विड टाइप से, उसी के गारे से क्या इसका उपयोग करके इसको जोड़ा जाता था, ठीक। आगे तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं, अच्छे समझिए। अब नगर नियोजन के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है। देखिए, एक सेकंड, थोड़ा टेक्निकल इशू हो जा रहा है, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, एक सेकंड। चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थापत्य
कौन कौन इसके अंतर्गत हम सैंधव क्या है कालीन, सैंधव जो कालीन था, स्थापत्य जैसे विशाल स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, जलाशय, गोदीवाड़ा और क्या है सभा भवन का विशेष हमें अध्ययन इसमें करेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी आएगा आगे विशाल स्नानागार। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं तब आपको इमेज के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, पहले समझिए क्या क्या था। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत बृहद क्या है, विशाल क्या स्नानागार, नहाने का स्नानागार जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर है और इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड तालाब की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर दो तरफ से क्या सीढ़ी बनी, इधर भी और उधर भी सीढ़ी बनी थी। और इतना ही नहीं, आगे देखिए क्या क्या इसमें होता है। जलाशय की फर्श पक्की ईंटों से बनी थी। फर्श दीवारों की जुड़ाई जिप्सन जिप्सन ये देखिए एकदम जिस शब्द को ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों को बना, ईंटों को जब मतलब किस तरह से चिपकाने के लिए क्या लगाया जाता था, जिप्सन का प्रयोग किया जाता है ईंट को सरिया कर रखने के लिए। बाहरी दीवारों पर बिटुमेन का 1 इंच मोटा प्लास्टर लगाया था, बिटुमेन का प्लास्टर लगाया गया जो जलाशय को सुदृढ़ बनाता है। पास के कमरे में स्थित कुएं से स्नानागार में पानी भरा जाता था। इस विशाल संरचना के दक्षिण पश्चिम छोर पर एक नाली थी जिससे होकर जलाशय का गंदा पानी बाहर निकलता था। कौन सा पानी, जो गंदा पानी हमारे जो वहाँ पे बना था विशाल स्नानागार वहाँ से निकलता था। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। पुरातत्वविदों का यह अनुमान है कि विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान संबंध क्या स्नान के लिए होता था। किसके लिए होता था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, पूजा पाठ के लिए होता था, जो आज भी भारतीयों के जीवन का क्या है एक हिस्सा बना हुआ है। मार्शल महोदय ने इस तत्कालीन विषय का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। उस समय के तत्कालीन जो निर्माण हुआ था उसको आश्चर्यजनक माना। ठीक, ये आश्चर्यजनक वाली बात भी है, ये इतना अच्छे से निर्माण करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक, अब देखिए यही आपका विशाल स्नानागार है। किस तरह से देखिए, ये आपका उत्तर का हिस्सा हो गया और ये आपका दक्षिण का। तो देखिए यहाँ पे सीढ़ी बनाया हुआ गया और इधर भी सीढ़ी बनाया गया। बाकी इस तरह से इसमें नहाने की व्यवस्था था। बाकी इधर साइड में क्या थे, दोनों तरफ रूम बना था जो कपड़े उपड़े चेंज करने के लिए बनाया गया था। बाकी इधर भवन इस तरह से बनाए गए थे। तो यही आपका इमेज के द्वारा हम आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसमें इमेज लगाए हैं। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। अन्नागार, अन्नागार मतलब होता है अनाज, जो क्या है अनाज, जैसे गेहूँ चावल ये सब चीज़ों को क्या करते थे लोग। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो में स्नानागार के पश्चिम में, किसके स्नानागार जो बना था उसके पश्चिम में क्या 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ी विशाल अन्नागार मिला है और इसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना माना जाता है। अन्नागार को बुद्धिमत्ता के साथ वायु संचार वाहिकाएं ऊंचे चबूतरों पर डिजाइन किया गया था जिससे केवल अनाजों का भंडारण नहीं बल्कि क्या उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे। इस तरह से जाली नुमा बनाया जाता था, जैसे इसमें कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं तो इसमें पैक होते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऐसा चीज़ रखना है कि अनाज को जिसमें हवा से बचाया जा सके, ठंड से बचाया जा सके, उसको जाली नुमा ऐसे बना दिया जाता था कि उसमें हवा भी आते रहें और लेकिन क्या उसमें कीटाणु उटाणु कोई वायरस या कोई चीज़ें उसमें ना लगे और क्या सड़े ना, सबसे बड़ी चीज़ है वो सड़े ना, खराब ना हो, इसीलिए उसको अच्छे से रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। कीटों से सुरक्षा की क्या सहायता मिले। इसी तरह हड़प्पा में 6 संबंधित 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला। मतलब अनाज रखने का 6 कमरे के 2 ठो मिला, 2 पंक्ति में, एक तरफ 6 कमरा था, ठीक, और एक तरफ 6 कमरा था, इस तरह से मिले थे। उसी के समीप क्या श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले। किसके, श्रमिकों के रहने का साक्ष्य वहाँ पे मिले। ठीक, अब ये देखिए आपका क्या दिया है चित्र, क्या है मोहनजोदड़ो का अन्नागार और ये हड़प्पा का अन्नागार, दोनों का अन्नागार दिया है। ये मोहनजोदड़ो का है और ये हड़प्पा वाला है। दोनों अन्नागार देख लीजिए किस तरह से लोग जाली जाली नुमा इसको बनाए थे। ऐसी में अनाज को भर कर पूरा रख देते थे, ऊपर से बंद कर देते थे। और यहाँ पर रखने का सिस्टम देखिए किस तरह से लोग रखते थे, तो इसमें क्षति हो गई है। ठीक, आगे देखते हैं।
पुरोहितावास, पुरोहितों का विद्यालय। अब वहाँ पे विद्यालय का भी संचालन हो चुका था। सोचिए कितना आगे लोग चले गए थे कि विद्यालय का भी वहाँ पे शुरुआत हो गया था। तो बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो के उत्तर पूर्व से 70.1 गुणे 27.77 मीटर आकार के थे। ठीक, अब आगे तरफ देखते हैं। स्कूल की बात जिक्र इसमें किया गया, स्कूल भी उसमें जो है ओपन किया गया था लोगों को पढ़ने और शिक्षा के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। विशाल भवन के अवशेष मिले। विद्वानों का अनुमान है कि संभवतः यह पुरोहितावास या पुरोहितों का विद्यालय थे। क्या हो रहा होगा? पुरोहितों का विद्यालय रहा होगा, जहाँ पे लोग बड़े बड़े राजाओं लोगों को शिक्षा देते थे, जिसकी क्या है समाज में क्या हो शिक्षा हो और सभी लोग आगे बढ़े। धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार हुआ और सभी लोग ज़्यादा मात्रा में पढ़े। नेक्स्ट है जलाशय, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। गुजरात के कच्छ जिले के खादिर द्वीप पर स्थित धौलावीरा अपने उन्नत जल प्रबंध के लिए क्या है प्रख्यात है। किसके लिए? जल प्रबंध के लिए प्रख्यात है। यह कम वर्षा वाला क्षेत्र था, इसीलिए मनहार और मंदसार, ठीक है, मंदसार जैसे छोटी नदियों पर डैम बनाकर जल का क्या संग्रह। सोचिए डैम की उस समय प्रणाली चालू हुई। डैम जो इस समय जलाशय बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं आधुनिक युग में, वो डैम लोगों ने बनाकर नदियों के पानी को कंट्रोल करके और संपूर्ण निवासियों को सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था बरकरार रखते थे। कितने आगे लोग थे, कितने बुद्धिमान थे लोग। यहाँ पर वर्षा जल के संग्रह के लिए 16 से अधिक जलाशयों का निर्माण किया गया और यहाँ से एक विशाल शैलकृत जलाशय का भी साक्ष्य मिला है। और जल प्रबंध की इतनी व्यवस्था प्रणाली किसी अन्य संभव सभ्यता में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए ये व्यवस्था है जलाशय, किस तरह से लोग बनाए जलाशय को। देखिए ये जो इतना बना दिए जोड़वा कर, इतना ऊंचा, फिर हर्ष भी इतना ऊंचा है और यह पानी चला क्या रोक लेते थे और पानी को क्या है आवश्यकता अनुसार छोड़ते थे अपने खेतों या सिंचाई के लिए जब जरूरत पड़ती थी। ठीक, यहाँ दिया है कि धौलावीरा भारत स्थित एकमात्र हड़प्पाई शहर है जिसमें वर्ष 1921 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या शामिल किया। नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा को पहले 1921 ईस्वी 2021 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। कौन? धौलावीरा, जो भारत का एकमात्र हड़प्पाई शहर है। हड़प्पाई शहर मतलब देखिए हड़प्पा शहर इसलिए कहा जाता है कि पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज सिंधु नदी पे खोजने की वजह से उसका नाम सिंधु या इंडस वैली नाम पड़ा। और धौलावीरा की बात करें तो भारत में स्थित है और 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। गोदीवाड़ा, लोथल अहमदाबाद जिले गुजरात में सरगवाल ग्राम के समीप दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह या गोदीवाड़ा जो भी समझिए बताते हैं आगे। बंदरगाह नगर है। यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि पक्की ईंटों से बना विशाल आकार का घेरा है, जिसे आर राव शिकारीपुर पूरा रंगनाथ नाम ने जहाज की क्या कहा, जहाज़ों की गोदी कहा। क्या कहा? डॉकयार्ड कहा जा, क्या है जहाज़ों की गोदी। ठीक, इसको कई नाम से बंदरगाह है, जहाज़ों की गोदी है, डॉकयार्ड है। ठीक, ये इतने नाम से वहाँ के जाना जाता जो बंदरगाह थे पाए गए थे। ठीक, आगे तरफ देखते हैं हम लोग। यह शहर भोगवा नदी साबरमती नदी की सहायक नदी से जोड़ा गया था। इसके उत्तर दीवार में एक विशाल प्रवेश द्वार था, जहां से होकर जहाजें आती जाती थी। गोदीवाड़ा से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए दक्षिण दीवार में एक नाली बनाई गई थी और यह एक ज्वारी बंदरगाह था। क्या था? ज्वारी बंदरगाह था, जो कि नाली के रूप में बनाई गई थी। आगे देखते हैं। लोथल से प्राप्त फारस की मुद्रा सील की प्राप्ति से यह पता चलता है कि इसका व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ होता था। लोथल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2022 में यह राष्ट्रीय क्या है समुद्री विरासत परिसर के निर्माण की घोषणा की। 2022 में। देखिए सब लेटेस्ट इस बुक में आपको
सारा लेटेस्ट जानकारी 2024 की मिलेगी। क्या इस वीडियो को इग्नोर मत करिए। अब मैं आपको जो है इसी बुक के द्वारा मैं आपको स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला जो भारत में है संपन्न पूर्ण रूप से है, इसको हम सब अच्छे से कवर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, नए नए तथ्यों को नए नए इमेजों के साथ, जो नए नए इमेज लाकर हम आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक, अभी देखिए यही आपका गोदीवाड़ा है। क्या है? यही आपका गोदीवाड़ा है। ठीक, देखिए किस तरह से गोदीवाड़ा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे क्या है, जो बंदरगाह रहता है, यहाँ पे जहाज़ें रुकती थी। ठीक, तो ये बड़े नदियों से कनेक्ट रहता था, और वहाँ से जब यहाँ आता था, यहाँ रुकता था, और यहाँ से क्या है, सब लोग अपना सामान को ट्रांसपोर्ट लेन देन किया करते थे। आगे की तरफ देखते हैं कि सभा भवन, सभा कक्ष। देखिए ये सब चीज़ नए नए चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी, नए बिल्कुल कंटेंट जो नए नए स्तर के मिलेंगे, जिसको जो है एग्जामिनर कहीं से भी पूछेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें पुराने बुक में आपको नहीं मिलती है, ये सब नए बुक है। मोहनजोदड़ो से पक्की ईंटों द्वारा निर्मित वर्गाकार 20 स्तंभों वाला हाल या सभा भवन मिला। इस हाल के 20 खंभे, 4 पंक्तियों और पंक्तियों में 5 खंभे की व्यवस्था है, और विद्वानों का अनुमान है कि इसका उपयोग प्रार्थना और सभा के लिए किया जाता था, जहाँ पर लोग क्या पूजा पाठ करते थे और सबको इकट्ठा करके कोई सूचना देनी होती थी, तो उसकी बातें यहाँ पे लोग करते थे। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हम। देखिए चीज़ों को अच्छी तरह समझते चलिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, आपको अच्छे से हम समझा देंगे आपको। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं। देखिए पढ़ते चलिए, एकदम ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने मैं खोज के रखूँगा, ऐसी चीज़ें मैं पढ़ा दूँगा कि आप टीजीटी कला क्या किसी भी मतलब कला में आप प्रतियोगी भाग लें तो आपका ऐसा ना हो कि पीछे रह जाएं। तो चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा, बस मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे से आपको सारा टॉपिक जो पिछला मैं अब पढ़ा रहा था, जो कला घटना चक्र, मैं उसको भी क्रम से चलाऊँगा। और एक है अध्ययन पॉइंटर है, कला अध्ययन पॉइंट, उसको भी मैं क्रम से चलाता रहूँगा। बाकी एक मेरा न्यू वाला है, ये भी क्रम से चलाऊँगा। ठीक, और इसमें जो मैं क्या प्ले लिस्ट बना दूँगा, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी और आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। और यह पूर्णतः निःशुल्क है, आपका कोई चार्ज नहीं है, एकदम क्रम से पढ़ना है, बस समय देना है, पढ़ना है, समय देना है, पढ़ना है, जानकारी लेना है, कोई चार्ज इसमें नहीं है आपका। ठीक, ये जो क्या विधानसभा हाल के रूप में क्या था, विधानसभा हाल जिसमें वार्तालाप होती थी, कोई समस्या होती थी, वहाँ पे बैठ कर सुलझाया जाता था, इस तरह से किया जाता था, ताकि क्या है किसी को कोई समस्या ना हो। जैसे बाढ़ आ गई तो हम क्या करें, ये समस्या आने वाली है, तो कमेंट क्या है, लोग मीटिंग करते थे, बातों को सुलझाते थे कि किस तरह से इसका हल किया जाए। ठीक, ये होते थे मीटिंग हॉल में। फिर है नेक्स्ट सैंधव कला के विविध रूप। ये तो आपका हो गया। अभी विविध रूप में हम आते हैं कि वहाँ पे जो है किस तरह की जो है मुद्राएं मिली और कैसे कैसे मिली, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। सैंधव कला के अंतर्गत हम यहाँ मूर्ति कला को छोड़कर उसके उसके विविध रूप जैसे क्या है, मुहर, मुद्राएं, सील, मृद भांड और उसके आभूषण के विषय का हम अध्ययन अच्छे से करेंगे। ठीक, इसमें अब उसके पहले हमने स्थापत्य के बारे में थोड़ा देखा, कैसे कैसे बनी, कैसे व्यवस्था थी, कैसे नहाने, कैसे खींचने धोने, सारी चीज़ में कैसे थी, अनाज रखने के सिस्टम कैसी थी। अब हम देखेंगे उसमें मुहरें कैसी थी, मान लीजिए। ठीक है, अब हमको आय चलाना है, लेन देन करना है, तो कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत चित्रकला के बारे में भी हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, देखिए सिंधु सभ्यता में चित्रकला ज़्यादा नहीं मिली थी, जो भी मिली थी हमें बर्तनों पे चित्रकारी की गई थी। किस पे? बर्तनों पे चित्रकारी की, तरह तरह बर्तन मिले और उस पर चित्रकारी की गई थी। ठीक, यही सब चीज़ें वहाँ पे मिली थी। तो देखिए मुद्रा और सील मुहर के बारे में हम पढ़ते हैं। सैंधव कला के अंतर्गत, ठीक, के अंतर्गत मुहरों और मुद्राओं का विशेष महत्व है। कुछ मुहरें कलात्मक दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं तथा विश्व की महान कलाकृतियों में अपना स्थान रखती हैं। सैंधव कला का सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी, किसके? सेलखड़ी पत्थर की बनी थी, और यह नदी तल में पाई जाने वाली मुलायम पत्थर होती थी। देखिए हर जगह आप पढ़ेंगे सेलखड़ी, यहाँ पे स्पष्ट बता दिया कि सेलखड़ी का मतलब क्या होता है। यह नदी तल में पाई जाने वाली मुलायम पत्थर होती थी, हार्ड नहीं होती थी, वो स्मूथ होती थी। ठीक, कठोर नहीं होती थी, बहुत मुलायम होती थी। तो इसको हम क्या कहते हैं
क्या जो समुद्र में वहाँ पे सॉरी नदियों में पाई जाती, सबसे नीचे के तल में पाई जाती थी, उसी की बनी होती थी। लेकिन आगेट, चर्ट, क्या गोमेद मिट्टी, काचली मिट्टी की मोहरें भी मिलती है, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ हमें क्या है, आगेट, चर्ट, गोमेद मिट्टी और काचली मिट्टी की मोहरें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं। ठीक, क्या है, वर्गाकार और चौकोर है। गोलाकार, कुछ गोलाकार और घनाकार, आयताकार, वृत्ताकार और बेलनाकार भी मुहरें मिली हैं हमें वहाँ पे प्राप्त हुई है। अधिकतर मुहरों पर चित्राक्षर लिपि भी क्या है, मुद्रित की गई है। क्या है, उसमें अक्षर को भी मुद्रित किया गया है। जो देखिए, जो सिंधु घाट के जो अक्षर लिपि मिले हैं उसको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। लोग जो है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है प्रमाणित नहीं हो पाया कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में भी रखा जाता है। जब तक प्रमाण सही से नहीं मिलेंगे तब तक ऐतिहासिक काल में नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक कला सिंधु घाटी के बोलते हैं। चीज़ों हमें अक्षरें तो मिली लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सके। अब पाषाण काल में था, ना मिली थी या ना पढ़े जा सके। ठीक, तो इसको हम क्या है, पाषाण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा, प्रयास करूंगा पूरा समझाने के लिए आपको। ठीक है, सर्वाधिक अभिलिखित मुहरें, सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इन पर भिन्न भिन्न पशुओं के आकृतियों मौजूद है। भिन्न भिन्न पशुओं के क्या है, आकृति भी मौजूद हैं, जैसे बैल, गैंडा, हाथी, भैंस, वायसन, बकरी, मगरमच्छ आदि। किंतु सैंधव मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का भी, और उसके बाद सर्वाधिक अंकन कुबड़ वाले बैल का भी है। किसका, कुबड़ वाले बैल। अभी हम जब उसका देख कर हम आपको बताएंगे कौन एक श्रृंगी है और कौन कुबड़ वाला बैल है, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, कि सैंधव मुहरों में अंकन नहीं मिला। किस किस जानवरों का अंकन नहीं मिला, ये भी पूछ देता है, तो आपको ध्यान देना है। गाय, ऊंट, सिंह और घोड़ा, इन 4 जानवरों का अंकन सिंधु सभ्यता के मुहरों में या सिंधु सभ्यता के साक्ष्य में नहीं मिलता है। ठीक, अच्छे से समझते हुए चलिए। अब आगे देखिए, हम आते हैं, अभी हम लोग बात किए क्या है, एक श्रृंगी और कुबड़ वाला। एक श्रृंगी पशु, देखिए एक श्रृंगी, इसकी एक सिंह है, और ये पशु जो बनाया गया है ठीक किस तरह से, और इसके जो है इस तरह से डिजाइन दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए हर जगह जो आप जो जो यूनिकॉर्न छपा हुआ है, इसमें क्या है, चीज़ों को अपनी मुद्रा, अपनी भाषा में लोग लिखे हैं, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये आपकी क्या है, एक मुद्रा है। और एक मुद्रा ये आपकी है जो क्या, एक कुबड़ बैल है। क्या है, कुबड़ बैल को बनाया गया है, जो इस तरह से इसके 2 सींग वाला है और इस तरह से उसके नीचे जो है लटका हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए कुछ अपनी भाषा में लिखा गया है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, तो यही उस समय की थी क्या, चित्र मुद्रा थी। देखिए इस तरह हम आपको दिखाएंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये कैसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। नोट, ये नोट जो देता है उसको नोट कर लीजिएगा। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें मिली। तांबे की, धात के वहाँ पर भी मुहरें बनी थी। तांबे की मुहरें लोथल और देसलपुर में बनी थी। देखिए नया शब्द है ये देसलपुर। लोथल तो सभी लोग जानते हैं, देसलपुर नया वर्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे तांबे की मुहरें मिली। एग्जामिनर यही खोजता है, इतनी कंपटीशन है कि एग्जामिनर ऐसे चीज़ों को खोजता है परीक्षा में ताकि लोग समझ न पाएँ। ठीक, जिसकी वजह से क्या गलतियाँ होती रहती हैं, पकड़ लेता है। तो चीज़ों को देखिए इस जो बुक में है, नए नए वर्ड को हम लोग इसमें प्रयास किया गया है कि ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, सैंधव सभ्यता की प्राप्त प्रमुख मुहरें जो है उन पर अंकन क्या क्या हुआ, देखिए पशुपति की मुहर मिलता है। मोहनजोदड़ो से मैक महोदय द्वारा प्राप्त की गई यह मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और इस मुहर में पद्मासन मुद्रा में बैठे एक मानव आकृति या देवताओं को क्या दर्शाया गया है। ठीक, अब आगे देखिए आकृति दर्शाया गया है। अब यहाँ दिया है कि 3 सिर पर, उसके सिर जो है 3 सिंग वाला मुकुट है,
और उसके बाईं ओर एक बाघ है, बायां और बाघ है और हाथी, और दायां और गैंडा भैंस है। याद करने का तरीका देखिए, बाघ और हाथी, ठीक, बाईं ओर, और दाईं ओर गैंडा और भैंसा, तथा सिंहासन के नीचे खड़े दो हिरन को दर्शाया गया है, तथा सिर के ऊपर किसके, जो शिव जो बैठे हुए आदमी हैं उसके सिर के ऊपर हड़प्पाई लिपि में कुछ लेख लिखा हुआ है, जो सर जॉन मार्श महोदय ने इस शिव आदि के रूप में कहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों पर सुमेरियन नाव की चित्रांकन किया गया है, जो दोनों के व्यापारिक संबंधों को क्या प्रकाश डालती है। लोथल से फारस की एक क्या है मुहर प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की बेलनाकार प्राप्ति हुई, और हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर एक तरफ पेड़ की मचान पर पुरुष बैठा दिखाई दे रहा है। पहले हम चीज़ों को यहाँ पर समझ लेते हैं, चित्र को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, यही है शिव पशुपत शिव की मुहर। देखिए, ये शिव जी हैं और इनके ऊपर इस तरह से त्रिशूल नुमा जो बनाया गया सिंह है, और इस तरह से देखिए चेहरा बना हुआ है, और ये अपने पैर को इस तरह से फैला कर, मतलब पलथी मारकर अपने हाथ को अपने क्या है इस जो है घुटने पर रख कर, और क्या है एक मौन धारण किए हुए हैं, और इसके नीचे जो जानवर क्या है मोर जैसे हिरन का चित्र बना हुआ है। और देखिए दाएं यहाँ पे दिया हुआ हाथी, ठीक, और यहाँ पे बाघ है, यहाँ दिया हुआ दाएं पे, और बाएं पे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक गैंडा है और एक भैंसा है, और ऊपर कुछ लिपि भी लिखी गई, लिपि को भी ध्यान दीजिएगा, लिपि लिखी गई है। ये क्या थी, मुहरे थे, पशुपति की मुहरे थी। ठीक, आगे तरफ देखते हैं हम। अच्छे से अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बस यही आपसे निवेदन है। ठीक, आगे देखते हैं। बाघ का चित्र मतलब है वहाँ पे चित्रित किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त मुहरों से स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है, जो संभवतः पृथ्वी देवी का क्या है प्रतीक माना गया था। एक चीज़ और जान लीजिए, इस सिंधु सभ्यता जो सैंधव सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक क्या थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। इसमें महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ये याद कर लीजिएगा, जो आज के समय में हमारे नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सारा चीज़ सौंप दिया है, सेम सिस्टम वहाँ पे भी लागू हुआ था उस समय। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मुहरों पर स्वास्तिक चिन्ह के क्या प्रमाण मिले हैं, जो आज भी हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक के रूप में किया गया है। ठीक, अब ये देखिए सबसे चीज़, ये आपका क्या है, ये आपका स्वास्तिक चिन्ह है। क्या है, स्वास्तिक चिन्ह है, जो उस समय मिला था, इसको भी बनाया गया था। देखिए, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग लोग क्या दो भागों में व्यापारी के तौर पे करते थे और पूजा के भी तौर पे करते थे। इसका चिन्ह सूर्य से पाए थे और सूर्य को भगवान मानते थे, और इसका प्रयोग मोहर किसी चीज़ को लगाने के लिए भी इसका प्रयोग लोग करते थे, सिंधुवासी सभ्यता के लोग। ठीक, अब आगे तरफ देखते हैं। देखिए, जो चिन्ह मिले हैं, एक सेकेंड, प्रमाण मिले हैं, आज हिंदू, जैनियों और बौद्ध के समान रूप से पवित्र प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक का संबंध सूर्य से था। किससे था, स्वास्तिक का संबंध किससे था, सूर्य से था, सूर्य पूजा से था। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा मुहर से पीपल के पेड़ की दो टहनियों के बीच पुरुष आकृति निकले हुए दिखाया गया है, जो पीपल वृक्ष की पवित्रता को क्या इंगित कर रहा है या संकेत कर रहा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर सांप के चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है। तो मैक के अनुसार ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता संभवतः नागों को दूध पिलाया जाता होगा, जो आज भी हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है, जो नाग पूजा या नाग पंचमी के दौरान हम लोग करते हैं। ठीक, ये लोग इतने ज़्यादा आगे थे। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। इसमें देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस तरह से आप समझिए बातों को, मुहरों का उपयोग। अब मुहर बन तो गए, अब उसका उपयोग क्या क्या लोग करते थे। हम तो जान गए कि मुहरों का उपयोग क्या है, सामान्य तौर पे एक ही जानते थे कि लेन देन करते थे, नहीं, कई प्रयोग करते थे। अब देखिए कई कौन, मतलब तीन था, कौन कौन था देखिए, व्यावसायिक प्रजननों में, ठीक, ताबीज के रूप में, और शैक्षणिक उद्देश्यों के या कुछ मुहरों को गणितीय रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। देखिए, ये सब नया चीज़ आपको मिल रहा है। व्यवसायिक सभी लोग जानते थे व्यवसायिक रूप में था, लेकिन ताबीज के रूप में भी था, और शैक्षिक और मुहरों गणितीय आकलन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था उस मुहरों का। ठीक,
मृदभांड मिट्टी के जो बर्तन मिले थे। उत्खनन स्थल से प्राप्त सैंधव मृदभांडों को मुख्यतः दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहले सादे मृदभांड जो लाल या गुलाबी रंग के, और दूसरे चित्रित मृदभांड जिन्हें लाल रंग से रंग कर उस पर काली रेखाओं से चित्र बनाया जाता था। दो प्रकार के हमें बर्तनों के हमें दिखाई देती है वहाँ पे, एक सिंपल बर्तन और एक में क्या है कलरफुल में किया जाता था। देखिए यहाँ पे चित्रित मृदभांडों की तुलना में सादे मृदभांड अधिक मिले हैं। सैंधव सभ्यता में मर्तबान, कटोरी, तस्तरिया एक थाली के रूप में क्या है अंकित की गई। देखिए इस तरह से मृदभांडों को बनाया जाता था, ठीक। और उसके बाद इसको क्या है, इसको इस तरह से कलर करके क्या रेड से पूरा गेरू रंग से, और इस पर क्या करती जाती थी चित्रकारी बनाई, क्या चित्रकारी इस तरह से बनाई दी जाती थी। मछली या कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी। तो उस समय की क्या है ये सब चीज़ें बर्तने मिले, सादे और क्या है कलर दोनों प्रकार के मिले हैं, ठीक। आगे तरफ देखते हैं। देखिए ये सैंधव मृत क्या है सैंधव मृतभांड। आगे देखते हैं, चीज़ों को अच्छे समझते चलते हैं। सैंधव मृदभांड में चित्राक्षर लिपि के अलावा विभिन्न पशु पक्षियों वनस्पतियों की आकृतियां बनी हैं। उदाहरण के लिए लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर कौवा तथा एक लोमड़ी का उत्कीर्ण दिया गया है। देखिए कौवा का भी उसमें जिक्र हुआ है और लोमड़ी का भी जिक्र हुआ है। इसकी समानता पंचतंत्र की क्या कथा है, चालाक लोमड़ी उससे की गई है। हड़प्पाई मृदभांड हाथ और चाक दोनों। अब देखिए वहाँ पे चाक का भी निर्माण हो चुका था। क्या है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में इस तरह से लोग चित्रों को बनाया करते थे। किंतु कुम्हार की चाक वाले मृदभांड अधिक प्रचलित थे, और इन मृदभांडों की विशेषता इतनी चिकनी और क्या चमकीली होती थी। जो बनाते थे मृदभांड जो थी चाक पे, बहुत सुंदर और चिकना और स्पष्ट बनाते थे, जो आज के समय में लोग मृदभांड लोग कुम्हार लोग बनाते हैं। मृदभांडों का उपयोग क्या होता था, घरेलू उपयोग हेतु अनाज और पानी को भंडारण रखने के लिए। दूसरा सजावट, सोचिए सजावट भी वो लोग उस समय करते थे, क्या अपने घरों में रख कर कि ये हमारा जो मिट्टी का बर्तन वो कितना अच्छे से रख दिया जाए ताकि डिजाइन लगे, सुंदर लगे। शराब को उड़ेलने और उसको छिद्रित मृदभांडों के आधार पर प्रयोग किया। शराब भी उस समय प्रचलित था। मदिरा का भी उपयोग सिंधवासी लोग करते थे, उसका भी अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या उपयोग होता था, किसी मृदभांडों का के अनुसार। अब हम आते हैं आभूषण की तरफ। आभूषण देखिए पहनावा, वहाँ के लोग भी बहुत आगे थे। आभूषण जो इसमें महिलाएं ज़्यादा चॉइस रखती, सोना चांदी हीरा मोती, वो समय भी था। देखिए किस तरह से था। सैंधव काल में विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ, क्या सोना चांदी, विभिन्न प्रकार के रत्न, हाथी दांत, शंख, मिट्टी आदि से बने विविध प्रकार के आभूषणों का उपयोग सैंधववासी लोग करते थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसमें किस तरह से लोग प्रयोग करते थे, ठीक। चलिए आज का जो है ये लास्ट पेज है, हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तब कल देखा जाएगा, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट जरूर करिएगा। जहाँ हार, बाजूबंद और अंगूठियों जैसे आभूषण पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे, वहीं करधनी, झुम्मक और पायल केवल महिलाओं पहनती थी। और हड़प्पा से प्राप्त श्रृंगारदानी और चंद्रों से प्राप्त लिपस्टिक और अंजन सालिका, काजल लगाने की सलाई भी उस समय, सोचिए कितना लोग फैशनेबल, कितना लग्जरी लाइफ जीते थे लोग सिंधवासी लोग। नासौर बालूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, नासौरा कह रहे हैं नौसारो बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त सिंदूर के साक्ष्य भी हड़प्पाई लोगों की वेशभूषा में जागरूकता को दर्शाता। सिंदूर के भी साक्ष्य उस समय हमें मिले थे, ठीक। आगे तरफ देखते हैं। देखिए थोड़ा देख लेते हैं आभूषण के बारे में, किस तरह से उनका आभूषण। देखिए ये जो है कमरबंद लोग मानते थे, ठीक, बड़ा सा रहता था। ये पैरों में पहनते, हाथों में पहनते थे, और एक कानों में, नाकों में और गले में, और एक पैजोब होता था, पायल जिसको कहते थे। और विभिन्न प्रकार के जो है कि माला या जैसे मोती का बना बना कर लोग पहनते थे। ये सिंधुवासी का क्या था, एक आभूषण का प्रतीक माना जाता है, और आभूषण उन लोगों का भी अच्छा था उस समय ज़माने में, ठीक है। आगे तरफ देखते हैं। सैंधव चित्र सैंधव आभूषण का मन के, जिनका उपयोग क्या है कंठहार, गले हार के रूप में किया जाता था, को किससे सेलखड़ी मोती और स्फटिक, फिरोजा और कार्नियल आदि पत्थरों से तैयार किए जाते थे। इन चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है, किससे बनते थे।
आकार प्रकार की दृष्टि से अनेक प्रकार के मनकों में गोलाकार, ढोलाकार, वृत्ताकार आदि बेलनाकार मनके सर्वाधिक लोकप्रिय थे। और चंद्रों में सिंध प्रांत, पाकिस्तान और लोथल से मनके हमें क्या है मिले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कपड़े के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊनी का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण, लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा, लोथल से प्राप्त सूती वस्त्रों के साथ और कालीबंगा से हमें सूती वस्त्रों से लिपटा हुआ उस्तरा और एक उन्नत वस्त्र उद्योग निर्माण की तरफ हमें क्या करता है, संकेत करता है कि वो समय आधुनिक जैसे लाइफ थी, ऐसे लाइफ क्या उस समय थी सिंधु सभ्यता के वासियों के टाइम में। ठीक, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट तथ्य को हम देख लेते हैं। सैंधव लिपि में के बारे में थोड़ा क्या, प्राचीन मेसोपोटामियाई लोगों की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया। विश्व में लिपि के प्रथम प्रयोगकर्ता सुमेरियन लोग थे। देखिए, विश्व में लिपि के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, सुमेरियन लोग थे। यह लिपि कुल मिलाकर 250 से क्या 400 तक क्या है आर्य शर्मा के अनुसार चित्राक्षर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सैंधव लिपि सामान्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, किंतु जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति पर का होता था तो पहली पंक्ति दाईं बाईं तथा दूसरी पंक्ति को बाईं से दाईं, ठीक है, तरफ लिखी जाती थी। ऐसे लोग जाते थे, फिर ऐसे आके फिर ऐसे जाते थे, फिर ऐसे, इस तरह से लोग क्या लिखावट होती थी। ठीक है, इस तरह से लिखावट होती थी उनकी। दाएं बाएं से दाएं जाते थे, देखिए क्या लिखा है, देखिए पहली पंक्ति बाएं से दाएं जाते थे, फिर दूसरी वहीं से उठा के इधर इधर चले जाते थे। इसको क्या ब्रूस्टोफेडन गोमूत्रिका पद्धति कहते हैं। क्या ब्रूस्टोफेडन शब्द आ जाए या गोमित्रा, इस तरह की विधि को एक नाम और जाना जाता, सर्पी क्या सर्पिला आकार भी कहा जाता था इसको, और गोमित्री पद्धति भी इसको कहते हैं। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। देखिए, सैंधव लिपि का अंकन मिलता है मोहरों, मुद्राएं और ताम गुटिकाओं पे हमें इनका लिपि हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और है सैंधव लिपि। ठीक, सैंधव लिपि थी भाव चित्रात्मक, 3 प्रकार की थी। दूसरी लिपि में सर्वाधिक अंकन, ठीक, चित्रों में और क्या जीवों में, और यू आकार का, और उसके बाद मछली आकार का ऐसे चित्रों में बनाया जाता था। और एक था आपका मिलाया तीसरा, लिपि के न पढ़े जाने के कारण उनकी भाषा, सॉरी एक सेकेंड, उनकी भाषा के विषय में जानकारी का न होना, अभिलेख की क्या है, लेखों की छोटी लंबाई और द्विभाषिका अभिलेखों की उपस्थिति। तो इस तरह से उस समय क्या करते थे लोग, देखिए कि सैंधव लिपि को बांटे थे। सैंधव लिपि थी भावात्मक चित्रात्मक, दूसरा लिपि न पढ़े जाने के कारण थी कुछ, और तीसरा लिपि में सर्वाधिक अंकन चिन्हों का और जियो का था। ठीक, चिन्हों और जियो का था। आगे देखिए लास्ट थोड़ा सा है नोट, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिला लेख नेम प्लेट मिला। क्या बोले, नेम प्लेट मिला। यही जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा अक्षरों वाला जो लेख हमें कहाँ धौलावीरा से मिला, जो 10 अक्षरों का सीधा क्या है अभिलेख हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सब चिन्ह देखिए मिली थी, तो क्या पढ़ी जाती, इसको पढ़ी नहीं गई, लेकिन जो है कि लोग खोजने का प्रयास करते हैं इसको। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।